Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is benzene. Actually, benzene एक हमारे पास कंपाउंड है, एक लिक्विड है और हमने इसके बारे में स्टडी करना है। यहाँ पे जब भी हम बेंजीन को स्टडी करते हैं तो हमें इस वक्त ये आइडिया होना चाहिए वी नो नथिंग अबाउट बेंजीन। हम बेंजीन के बारे में कुछ नहीं जानते। बेंजीन क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अभी हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने बेसिक से बात को स्टार्ट करना है। अगर हम पहले से ये सोचना शुरू कर दें कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है ऑलरेडी से हमें अगर कंफर्म हो, तो फिर हमें इसकी पूरी एक जो हिस्ट्री है जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, वो हिस्ट्री स्टडी करने का मज़ा नहीं आता, वो हिस्ट्री समझने का मज़ा नहीं आता। इसलिए इस वक्त ऐसे समझे कि हम 1800 सेंचुरी में खड़े हुए हैं और हमें बेंजीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम आज एक नया कंपाउंड डिस्कवर करने जा रहे हैं और वो कंपाउंड हमारा बेंजीन नेम है और हम स्टेप वाइज इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे। अगर हम बेंजीन की तरफ आए तो सबसे पहले माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट था। माइकल फेराडे ने इसको जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, मुख्तलिफ कंपाउंड्स की, तो वहाँ से एक नया कंपाउंड डिस्कवर किया दैट वाज नेम्ड एज बेंजीन। मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के मुकाबले से कोई भी वेजिटेबल ऑयल है तो उन वेजिटेबल ऑयल या इसके अलावा हमारे जो कंपोनेंट्स थे तो वहाँ से इसकी डिस्टिलेशन से इसको हासिल किया गया। इस तरह हॉफमैन एक साइंटिस्ट था। तो हॉफमैन ने क्या किया, हॉफमैन ने यही कंपाउंड डिस्कवर किया और कोल टार से ये कंपाउंड जो है कलेक्ट किया गया। ये दैट वाज नेम्ड एज बेंजीन। मतलब कोल टार से हॉफमैन ने इस कंपाउंड को डिस्कवर किया और वेजिटेबल ऑयल जो है इससे माइकल फेराडे ने। अब ये जो बेंजीन था, इस बेंजीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, जस्ट इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि बेंजीन एक लिक्विड है और एक कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड जो है ये बेंजीन यहाँ पे इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। इस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ यही है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तक सिर्फ हमारे पास एक कलेक्शन हुई कलरलेस लिक्विड की, दैट वाज नेम्ड एज बेंजीन। अब अगर हम बेंजीन पे हम आते हैं, हम इसकी जब इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, जब हम इनकी मुख्तलिफ स्टडी पे जाते हैं, तो सबसे पहले जो इसका फार्मूले के लिए हमने जो स्टडी किया कि बेंजीन का फार्मूला क्या है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जब हम आते हैं तो इसकी पूरी एक स्टडी थी जिससे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है बेंजीन का वो डिस्कवर किया गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करने के भी कुछ स्टेप्स हैं। मतलब उसमें डायरेक्ट तो हमें फार्मूला इन्फॉर्म नहीं होता यहाँ पे। इसके पहले स्टेप में जो चीज इन्फॉर्म की गई, जो चीज एक एनालिसिस हमने किया, दैट वाज कंबशन एनालिसिस। इसे हम कंबशन एनालिसिस भी कहते हैं कि कंबशन एनालिसिस हमारा है। इसके साथ साथ हम इसे एलिमेंटल एनालिसिस भी नेम देते थे। एलिमेंटल एनालिसिस या फिर हम इसे क्या कहते हैं, कंबशन एनालिसिस हम इसे कहते हैं। कंबशन एनालिसिस इसलिए कहते हैं कि हम कंपाउंड्स की कंबशन का प्रोसेस करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस इसलिए कहते हैं कि हम इसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स डिटरमिन करते हैं। ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन थी। इसमें फर्स्ट ईयर में भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। इससे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आए। जब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आए तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स से हम फर्दर कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स से जो चीज हम फाइंड आउट करते हैं, इसे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमने किससे फाइंड आउट किया, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से। परसेंटेज किससे फाइंड आउट की, एलिमेंटल एनालिसिस से। जब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स से हमने एटॉमिक रेशियो फिर कैलकुलेट की
तो एटॉमिक रेशो जो हमारे पास आई, तो वो कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है वो 1:1 रेशो आई हमारे पास। जब 1:1 रेशो आई तो हमने यहां से इसका एम्पिरिकल फार्मूला यहां पे डिटरमिन कर लिया। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन जो हमने डिटरमिन किया, दैट वाज CH। मतलब एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन भी एक होगा, अगर 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन भी 2 होंगे, अगर 5 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन भी 5 होंगे, अगर 6 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन भी 6 होंगे। ठीक है, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला से हमने एक और चीज कैलकुलेट कर ली, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास। और जब हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास डिटरमिन किया तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो अराउंड 13 ग्राम्स पर मोल हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। तो ये पहली स्टडी हमारे पास आई, और पहली स्टडी क्या आई, एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला से अब हमने मूव करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम डिटरमिन करते हैं। अब जब दूसरी स्टडी हमने यहां पे की, दूसरी स्टडी पे अगर हम आए तो दूसरी स्टडी ये है कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आएगा। यहां से पहले जो एक मेथड यूज किया जाता था, दैट वाज वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड एक टर्म जो है, एक टेक्निक जो है हम यूज करते थे। एक्चुअली वेपर डेंसिटी मेथड जो है, दैट वाज यूज्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। इससे हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर सकते हैं। आजकल के इसमें जो हम टेक्निक यूज कर रहे होते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए, जो मॉडर्न टेक्निक हमारे पास है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम जो है उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते हैं। अब जब बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन किया गया, दैट वाज अराउंड 78 ग्राम्स पर मोल। अब देखें उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 78 ग्राम पर मोल, उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने 13 निकाला हुआ है। तो यहीं से ही हमने क्या फाइंड आउट किया, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। n की वैल्यू क्या होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है हमारे पास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इससे हमें नंबर ऑफ n आ जाता है। जब हमने वैल्यूज पुट की, मॉलिक्यूलर मास इज 78, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास वाज 13, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। n की वैल्यू 6 आ गई। अब यहां से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n जो हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 6, और एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास था, दैट वाज CH। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास आ गया, दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6। तो हम एक रिजल्ट तक पहुंच गए कि बेंजीन में सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और 6 कार्बन मौजूद हैं और 6 ही हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद हैं। ये 2 चीजें हमारे पास मौजूद हैं। तो ओवरऑल हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, दैट इज C6H6, जिसकी डिटरमिनेशन हमारे पास हो गई। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें कार्बन है या हाइड्रोजन जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें डबल बॉन्ड कहां पे है, उसमें सिंगल बॉन्ड कहां पे है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, क्या वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्या वो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अभी तक जो हम पहुंच गए, दैट इज C6H6। अब हम जरा डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं कि इस बेंजीन की ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बनेगी। हमारे पास जो एक नॉलेज है इस वक्त जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अराउंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे देखते हैं
तो या तो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्केन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्कीन्स हैं या अल्काइन्स हैं। अब इस वक्त हम इस C6H6 को अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हमारे पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है कि CH दैट इज डबल बॉन्ड, हमसे कह रहे होते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, दो कार्बन यहां पे हो गए, तो यहां पे हम ये कहते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को जस्टिफाई करें तो 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन मौजूद है, 2 and 1 3 and 1 4 and 2 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कार्बन है। दूसरी स्ट्रक्चर जो जस्टिफाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। इस वक्त हम ये सोच रहे हैं या तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है या फिर बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है। अगर इस स्ट्रक्चर पे हम आए तो हम ये कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1,5 हेक्साडाइईन है, हेक्साडाइईन एंड 3 आइन, या तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है। या फिर पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1,5 हेक्साडाइईन। या तो इसमें दो ट्रिपल बॉन्ड हैं या फिर दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब हम ये सोच रहे हैं इस वक्त, दीज आर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, इस वक्त हम ये सोच रहे हैं, हमने ये जस्टिफाई नहीं किया कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, हमने ये इस फार्मूला को देखते हुए उसको इंटरटेन करने की कोशिश की, उस फार्मूला को जस्टिफाई करने की कोशिश की, जो कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। अब इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें, दीज आर हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स, मतलब इसमें डबल बॉन्ड्स भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं, इट मीन बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर, जो कि यहां पे हम जस्टिफाई कर रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने इसको प्रूव करना है, क्या वाकई ये स्ट्रक्चर है? इस पे हम स्टेप्स करेंगे, इस पे हम मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन करेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है, इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। हम इसको प्रूव करेंगे, अगर प्रूव हो गया तो हम इनमें से कंफर्म कर देंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर को, और अगर हमसे कंफर्म नहीं होता, जस्टिफाई नहीं होती ये स्ट्रक्चर, फिर हम इसको रूल्ड आउट कर देंगे, हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे, हम कहेंगे रिजेक्ट कर देंगे कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब क्या क्या हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं? इसमें जो पहली जस्टिफिकेशन हम करते हैं वो हम ब्रोमीन वाटर हम इसमें ऐड करते हैं। हमने ब्रोमीन वाटर के बारे में ये पढ़ा है कि अगर अनसैचुरेशन होगी कहीं पे, अगर कहीं पे अनसैचुरेशन होगी तो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो इस ब्रोमीन के कलर को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। कलर वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज। मतलब ये है कि अगर ये बेंजीन है, इसमें हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं, तो हम ये सोच ये रहे हैं कि बेंजीन का कलर क्या हो जाना चाहिए, डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो हम सोच रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कलर ऑफ बेंजीन डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया, यहां पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, कलर इज नॉट डिस्चार्ज्ड, बेंजीन का कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो हमें थोड़ा सा शक हो गया कि क्या ये वाकई बेंजीन यही है या कुछ और हो सकता है। अगर ये बेंजीन है तो कलर डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। फिर हम एक और टेस्ट पे आ गए। जो दूसरा टेस्ट हमारे पास है
दैट इज KMnO4 aqueous टेस्ट, बेयर्स टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट में जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि इसका कलर भी क्या हो जाना चाहिए, डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया, दैट इज नॉट डिस्चार्ज। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास आया, दैट इज नॉट डिस्चार्ज। तो ये दूसरा टेस्ट जो है नाकाम हो गया इस स्ट्रक्चर को प्रूव करने में। ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी नाकाम हो गया, KMnO4 टेस्ट भी नाकाम हो गया। फिर हमने तीसरा टेस्ट किया, हमने यहां पे एडिशन रिएक्शंस करने की कोशिश की। एडिशन रिएक्शंस हमने परफॉर्म करने की कोशिश की। एडिशन किसकी करने की? हमने यहां पे एडिशन ऑफ HNO3 ये करने की कोशिश की, और दूसरा ये है कि हमने एडिशन ऑफ H2SO4 करने की कोशिश की। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें, अगर हम एक्सपेक्टेशंस पे जाएं, तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं, एक्सपेक्ट हम ये कह रहे हैं कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसे क्या करना चाहिए, शुड गिव एडिशन प्रोडक्ट्स, शुड गिव एडिशन प्रोडक्ट्स, इसके साथ एडिशन प्रोडक्ट्स देने चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो एक्सपेरिमेंट में इसने एडिशन प्रोडक्ट्स देने की बजाय इसने हमें जो प्रोडक्ट्स दिए वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स दे दिए, इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे दिए। यहां पे ये एक और कंफ्यूजन हो गई। देना चाहिए एडिशन रिएक्शन, दे क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये तो स्टेबिलिटी की अलामत है, ये तो सैचुरेशन की अलामत है। इसका मतलब बेंजीन क्या सैचुरेटेड कंपाउंड है? अगर सैचुरेटेड है तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहां से आ गया? एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए, एडिशन नहीं दिया, सब्स्टिट्यूशन दे दिया, ये भी हमारा उसके हक में नहीं है ये पॉइंट। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए, हमने इसके मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स हमने डिजाइन करने की कोशिश की। अगर बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाए जाए तो एक्सपेक्टेशन ये थी, अगर हम एक्सपेक्ट यहां पे देखें तो एक्सपेक्टेशन ये थी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मैंने ड्रॉ किए। एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी 1 पोजीशन पे ग्रुप होना चाहिए, एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी 2 पोजीशन पे ग्रुप होना चाहिए, एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी 3 पोजीशन पे ग्रुप होना चाहिए। अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहां पे 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, 1 सब्स्टिट्यूटेड, 2 सब्स्टिट्यूटेड एंड 3 सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो एक्सपेरिमेंट से देयर वाज ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वहां पे सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास डेवलप हुआ। ये उसका मोनो सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। हालांकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड 3 होने चाहिए, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना क्या, सिर्फ एक बना। दैट इज एन अदर रिजेक्शन for this one structure, for straight chain structure. लास्ट में हमने क्या किया, हमने इनके जनरल फार्मूला को प्रूव करने की कोशिश की कि चले जनरल फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। अगर हम अल्केन्स को देखें तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला जो है वो तो हमारे पास CnH2n+2 है। अगर हम अल्कीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है। अगर हम अल्काइंस के जनरल फार्मूला पे आते हैं दैट इज CnH2n-2। लेकिन जब बेंजीन को यहां पे स्टडी किया गया तो बेंजीन का जो फार्मूला था दैट वाज CnHn। ये ना अल्केन से रिलेटेड था, ना ये अल्कीन से रिलेटेड था, और ना ही ये अल्काइन से रिलेटेड था। अब क्या हम उसे अल्केन कहें, अल्कीन कहें या अल्काइन कहें, दैट वाज एन अदर रिजेक्शन। तो इस तरह हम एक रिजल्ट पे पहुंचे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है,
दैट इज रिजेक्टेड। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, ना ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो सकती है, ना ये सेकंड स्ट्रक्चर हो सकती है, ये दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने आज ओपर चेन स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अगर हम इसको रिवाइज करें, ओवरऑल बेंजीन क्या है? कलरलेस अनसैचुरेटेड लिक्विड है, जो कि हॉफमैन और फैराडे ने इंफॉर्मेशन दी। हम इसके फार्मूला की तरफ गए, पहले कंबशन एनालिसिस की मदद से हमने एम्पिरिकल फार्मूला ड्रॉ किया, एम्पिरिकल फार्मूला हैज, फिर हमने वहीं से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन किया, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला की पॉसिबल स्ट्रक्चर्स डिजाइन की, फिर हमने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। बोरोमीन वाटर टेस्ट से जस्टिफाई करने की कोशिश की, नहीं हुई जस्टिफाई। K1O4 से जस्टिफाई करने की कोशिश की, नहीं हुई जस्टिफाई। एडिशन रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और जनरल फार्मूला से जस्टिफाई करने की कोशिश की, जस्टिफाई नहीं हुई। तो एट द एंड हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, these are ruled out and these structures are rejected। अब हम ये सोचेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है, कोई और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है क्या या नहीं है, लेकिन आज हमने इन स्ट्रक्चर्स को अपने रूल आउट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।